दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपके साथ एक पॉलिटी का टॉपिक लेकर उपस्थित हूँ, केंद्र और राज्य संबंध। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आए दिन केंद्र और राज्य में कहीं ना कहीं तनाव पैदा होता रहता है, कोई बात को लेकर, कभी कोई बात को लेकर, कभी कोई बात को लेकर के। जैसे कि अभी हाल ही में तमिलनाडु के जो सरकार है उसने कहा कि भाई हम जो केंद्र सरकार है उसको केंद्र सरकार ना कह करके उसे हम संघ सरकार शब्द का प्रयोग करेंगे, केंद्र सरकार शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। दरअसल बात ये भी है कि हमारे जो संविधान के जो संविधान को लिखने वाले जो लोग थे, पूरे संविधान में कहीं भी केंद्र शब्द का प्रयोग उन्होंने नहीं किया है। हर जगह केंद्र सरकार की जगह पे या केंद्र की जगह पे संघ शब्द का प्रयोग किया है। कहने का मतलब हमारा जो संविधान है, जो हमारे संविधान की संरचना है वो संघात्मक है, लेकिन संघात्मक रहते हुए भी उसका कहीं ना कहीं झुकाव एकात्मकता की ओर है। उसका एकात्मकता की तरफ हमारा जो संविधान है तो संघात्मक, लेकिन उसकी कुछ बातें ऐसी हैं जो एकात्मकता की ओर झुकाव रखती हैं। तो इसी पे आइए हम चर्चा करेंगे कि केंद्र और राज्य के बीच में क्या संबंध है। तो सबसे पहले क्या है कि भारत का जो संविधान है उसमें संघात्मक वो रूप है जिसमें विधायी और कार्यपालिका और वित्तीय शक्तियों का विशेष तौर से विभाजन दिया गया। हमारे संविधान की 7वीं अनुसूची में स्पेशल तरीके से दे रखा है कि भाई ये विषय किसके लिए, ये विधायी शक्तियां किसके लिए, इस पर किसका अधिकार है, इस पर किसका अधिकार नहीं है। लेकिन हमारे जो संविधान है उसमें संघात्मक संविधान है, लेकिन जो न्यायपालिका है, न्यायपालिका में शक्तियों का बंटवारा नहीं किया गया है और न्यायपालिका जो है वो एकात्मक ही रखी गई है। न्यायपालिका का रूप संघात्मक नहीं रखा गया, इसलिए उसको बंटवारा नहीं किया गया। उसके बाद क्या है, केंद्र राज्य के संबंध जो हैं वो हम तीन दृष्टिकोण से देख सकते हैं। पहला, विधायी शक्तियां, यानी कानून बनाने का अधिकार क्या क्या है, केंद्र कहाँ बना सकता है, राज्य कहाँ बना सकता है। उसके बाद कार्यपालक शक्तियां, यानी उन्हें लागू करवाने की शक्ति किसकी है, किसको किसमें दे रखी है। और तीसरा है वित्तीय शक्तियां, वित्तीय पावर जो है वो किसकी कहाँ पे कितनी है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, विधायी संबंध के बारे में, जो विधायी संबंध है केंद्र और राज्य के बीच में, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो विधायी संबंध में हमारे अनुच्छेद के भाग 11 के 245 से 255, अनुच्छेद का भाग 11, वो संविधान का भाग 11, उसके संविधान के भाग 11 के अनुच्छेद 245 से 255 इस बात की चर्चा करते हैं, इस बात के बारे में हमें बताते हैं कि केंद्र और राज्य की विधायी शक्तियों के संबंध क्या है, इसके बारे में बताते हैं। दूसरा क्या है, जो 7वीं अनुसूची है हमारी संविधान की, उसमें बाकायदा संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची के बारे में दे रखा है। जो संघ सूची है उस पे कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार का है। उसके बाद जो राज्य सूची है उस पे कानून बनाने का अधिकार राज्य का है, और समवर्ती सूची जो है उस पे कानून बनाने का अधिकार केंद्र का भी है, राज्य का ही। लेकिन अगर दोनों कानूनों में कहीं टकराव हो रहा है, कहीं संघर्ष हो रहा है, तो जो केंद्र का कानून होगा वो प्रभावी होगा। जब हमारा संविधान बना तो संघ सूची में 97 विषय और राज्य सूची में 66 विषय और समवर्ती सूची में 47 विषय थे। लेकिन 42वें संविधान संशोधन द्वारा 5 विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाल दिया गया, जिसमें शिक्षा है, वन संरक्षण है, और 5 उसमें भाग आते हैं जिन्हें राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाल दिया गया। तो राज्य सूची में कितने विषय थे हमारे, पहले 66, और 66 से जब 5 चले गए उधर
तो अब कितने रहेगा राज्य सूची में 61 और 5 47 5 52 वो हो गए संवर्ती सूची। तो वर्तमान में संवर्ती सूची में 52 विषय हैं और राज्य सूची में 61 विषय हैं और संघ सूची में 3 सब्जेक्ट और जोड़ दी गई। जो अवशिष्ट शक्तियां थी, अवशिष्ट जो विषय थे, उन्हें 3 और जोड़ दिया गया, उन्हें 100 कर दिया गया। वर्तमान में संघ सूची में 100 विषय शामिल है। तो इसमें क्या है अनुच्छेद, अब इसकी कंडीशन देखिए कि संघ सूची पे संघ बनाएगा कानून, राज्य पे राज्य बनाएगा, संवर्ती में दोनों बनाएंगे। अगर और दोनों में टकराव होता है तो केंद्र का प्रभाव होगा। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें राज्य सूची पर भी केंद्र बना सकता है कानून। इसीलिए मैंने कहा था कि कुछ हमारा संविधान जो एकात्मकता की ओर झुकाव रखता है। पहला क्या, अनुच्छेद 249। अनुच्छेद 249 कहता है कि अगर राज्यसभा इस बात को, किसी प्रस्ताव को पारित कर दे कि भाई इस पे कानून केंद्र बनाए, तो केंद्र को यह अधिकार हो जाता है, अगर वो राष्ट्र हित का, देश हित का मामला है तब। और क्या, अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 50 के तहत अगर देश में राष्ट्रीय आपात घोषित हुआ, राष्ट्रीय आपात है, तो उस पे कानून बनाने का अधिकार केंद्र को राज्य सूची के विषय पर मिल जाता है। उसके बाद अनुच्छेद 52 के तहत, अनुच्छेद 252 के तहत अगर राज्य अपनी सहमति दे दे, राज्य अनुरोध करें केंद्र से कि भाई कानून इस पे, हमारे इस पे बनाया जाए कानून, तो केंद्र इस पे कानून बना सकता है। अंतरराष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए अनुच्छेद 253 तहत कोई अंतरराष्ट्रीय समझौता है तो उसके लिए भी राज्य सूची पर वो कानून केंद्र बना सकता है। और राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 अगर लागू है तो भी, जैसे ही अनुच्छेद 356 लागू है तो उस पर भी कानून बनाने का अधिकार केंद्र को मिल जाता है राज्य सूची। उसके बाद आते हैं प्रशासनिक संबंध। प्रशासनिक संबंध में क्या है, प्रशासनिक संबंध में हमारा भाग 11 के अनुच्छेद 256 से 263 तक प्रशासनिक संबंध के बारे में दिया गया है। केंद्र और राज्य के बीच में जो प्रशासनिक संबंध होता है, इसमें क्या है, केंद्र की जो कार्यपालक शक्तियां हैं वो पूरे भारत में हैं और राज्य की जो कार्यपालक शक्तियां होंगी वो अपने उसके राज्य की सीमा के तक ही सीमित होती हैं। और संवर्ती सूची के संबंध में जो कार्यकारी शक्तियां हैं वो राज्य में नहीं है। संवर्ती सूची में जितने भी विषय हैं तो उनको लागू करने का काम किसका है, राज्य का। कानून तो बना सकता है दोनों, और अगर दोनों टकराते हैं तो प्रभावी होगा किसका, केंद्र का। लेकिन उसको कार्यपालक शक्तियां यानी उसको लागू करने की जो अधिकार है वो किसको दे रखे, राज्य। उसमें राज्य में ही निहित है। कार्यपालक शक्तियां जो है संवर्ती सूची की वो राज्य में निहित है। जब तक कि कोई विशेष संसद की समिति या कोई संवैधानिक उपबंध जो है वो उस तरह से निर्देशित ना करे कि भाई हाँ इस पे कानून, इसको लागू करवाए केंद्र, राज्य नहीं कर रहा है तो इसको लागू करवाए केंद्र, तो उस पे ऐसा हो सकता है तो केंद्र से लागू करने की प्रक्रिया आ सकती, वरना राज्य में ही निहित है कार्यपालक शक्तियां जो संवर्ती सूची में विषय हैं उन पे। उसके बाद आती है हमारी वित्तीय शक्तियां। वित्तीय शक्तियां क्या हैं, भाग 12 के अनुच्छेद 268 से 293 तक वित्तीय शक्तियों का विवरण हमारे संविधान में दे रखा है, जिसमें क्या है, संघ सूची पर कौन बनाया, किसका अधिकार, संघ सूची पर संसद, संघ सूची पर संसद और राज्य सूची पर राज्य और संवर्ती सूची पर राज्य और केंद्र दोनों को टैक्स लगाने का अधिकार है, उनका टैक्स वसूलने का अधिकार है। बाद में कई सारे संशोधन हुए कि जो केंद्र है उसमें बहुत सारे हुए कि केंद्र अगर कोई टैक्स वसूलता है तो उसमें भी 29% उसे राज्यों को देना पड़ता है। कुल मिलाकर के स्थिति ये है कि भाई संवर्ती पे दोनों वसूल सकते हैं, राज्य पे राज्य वसूलेगा और संघ सूची पे केंद्र सरकार वसूलेगी। अनुच्छेद 275 के तहत हमारे संविधान में यह व्यवस्था दी गई है कि अनुच्छेद 275 के तहत केंद्र सरकार राज्यों को अनुदान देने का उसे अधिकार है, राज्यों को अनुदान दे सकता है। अगर लगता है कि उन्हें जरूरत है तो वो अनुदान दे सकता है। अनुच्छेद 280 के तहत हमारे वित्त आयोग का गठन किया गया है, जो हर 5 साल बाद गठित किया जा सकता है, गठित किया जाता है। और उसमें वित्त आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो वित्त आयोग पूरा सिफारिश करता है किस आधार पर, जनसंख्या के आधार पर, पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के आधार पर, उसकी स्थिति के आधार पर, बहुत सारी उसमें पैरामीटर्स होते हैं, उसके आधार पर राज्यों को धन आवंटन, जो बजट आवंटन होता है वो वित्त आयोग बंटवारा करता है। वित्त आयोग जो बजट का बंटवारा करता है केंद्र और राज्य के
केंद्र और राज्य संबंध जो हैं उनमें तनाव कहाँ उत्पन्न होता है, केंद्र और राज्य के बीच में तनाव कहाँ उत्पन्न होता है। तो इसमें सबसे पहला मेन तनाव और सबसे पहला तनाव उत्पन्न होता है राज्यपाल की नियुक्ति और उसकी भूमिका पर। राज्यपाल की नियुक्ति और उसकी भूमिका पर जो है सबसे ज्यादा तनाव उत्पन्न होता है केंद्र और राज्य के बीच। एक आपको बताता हूँ, 21 फरवरी, एक किस्सा, 21 फरवरी सन 1998 की बात है। 21 फरवरी सन 1998 को हमारे उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री थे कल्याण सिंह और जो राष्ट्रपति वो राज्यपाल थे रोमेश भंडारी। तो रोमेश भंडारी ने, कल्याण सिंह जो थे वो बाहर थे, लखनऊ में नहीं थे, वो गोरखपुर में किसी सभा के चक्कर में गए थे, और रोमेश भंडारी जो राज्यपाल थे उन्होंने उनकी अनुपस्थिति में उन्हीं की सरकार के जो यातायात मंत्री थे जगदम्बिका पाल, उनको सीएम पद की शपथ दिला दी। कहने का मतलब मुख्यमंत्री बाहर गए और उन्हीं के सरकार के यातायात मंत्री को मुख्यमंत्री की शपथ दिला दी। जब कल्याण सिंह को वहां पता चला तो वो भागे भागे आए लखनऊ में। तो अंदर बाहर एक लोग अंदर बैठे हैं, जगदम्बिका पाल अंदर बैठे हैं और कल्याण सिंह बाहर खड़े हैं। वो कह रहे हैं मैं मुख्यमंत्री हूँ, वो कह रहे हैं मैं मुख्यमंत्री हूँ। तो ये पहली बार हुआ था, किसकी वजह से, राज्यपाल की वजह से, कि भाई दो मुख्यमंत्री एक साथ, दो मुख्यमंत्री, वो कह रहे मैं हूँ मुख्यमंत्री, वो कह रहे मैं हूँ मुख्यमंत्री। तो उसको लेकर के अगले दिन 22 फरवरी को भाजपा जो थी वो हाई कोर्ट में गई। हाई कोर्ट के बाद फिर वो मतलब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने कल्याण सिंह को जो बर्खास्त किया था राज्यपाल ने और नए मुख्यमंत्री बना दिया, उन्होंने कहा था कल्याण सिंह के पास बहुमत है ही नहीं और उनकी सरकार को बर्खास्त करके नए सीएम बना दिया। और इतनी जल्दी में शपथ दिलाई गई, रात के 10 बजे शपथ दिलाई गई और लास्ट में जो राष्ट्रगान बजता वो राष्ट्रगान बजाना ही भूल गए। तो ये थी राज्यपाल की भूमिका। हालांकि जब कल्याण सिंह वहां सुप्रीम कोर्ट से उनके पक्ष में डिसीजन आया, उन्होंने कहा 3 दिन के अंदर फ्लॉर टेस्ट जो था बहुमत सिद्ध करने का उनके लिए आदेश दिया गया कल्याण सिंह को कि 3 दिन के अंदर बहुमत सिद्ध करें और उनकी सरकार बरकरार है। उनके लिए मुख्यमंत्री बर्खास्त नहीं माना, उनके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि वो मुख्यमंत्री हैं और जगदम्बिका पाल जी मुख्यमंत्री नहीं है। और अगले 3 दिन बाद 26 फरवरी को कल्याण सिंह ने फ्लोर टेस्ट किया और उसमें उन्हें 225 जो थे मत मिले और जगदम्बिका पाल को 196 मत मिले। लेकिन उस समय भी देखिए कि जो विधानसभा अध्यक्ष थे केसरीनाथ त्रिपाठी जी, उन्होंने 12 सदस्यों को इस बात के उनके लेकर के सदस्यता रद्द कर दी जिन्होंने कल्याण सिंह के पक्ष में मतदान किया था कि भाई इन्होंने दल विरोधी कानून का उल्लंघन किया है। तो 12 सदस्य उनके वोट घटा दिए गए। 12 वोट घटाने के बाद भी कल्याण सिंह की सरकार बच गई। तो ये थी राज्यपाल की भूमिका। तो राज्यपाल की भूमिका को लेकर के सबसे ज्यादा अभी महाराष्ट्र में भी ये देवेंद्र फडणवीस थे, उनको भी लेकर के ऐसी बात हुई थी कि उन्हें शपथ दिला दी थी, बाद में उन्होंने प्रोटेस्ट किया तो उनको बहुमत था ही नहीं। अनुच्छेद 356 का अत्यधिक प्रयोग। राष्ट्रपति शासन जो होता है, केंद्र सरकार बहुत जल्दी अगर कहीं लगा देता है, पता लगा नहीं जरूरत है तब भी लगा दिया, तो इसको लेकर के भी बहुत विवाद होता है। राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए केंद्र बल तैनात किए जाते हैं, उनसे भी केंद्र और राज्य में तनातनी होती है, जो केंद्रीय बलों की तैनाती होती है। उसके बाद क्या है, राज्य के लिए वित्तीय आवंटन। राज्य हमेशा कहते हैं, कोई कहता मुझे कम बजट दिया गया, दूसरा राज्य कहता मुझे कम दिया गया, मेरी इतनी जनसंख्या है, उसमें बहुत सारी बातें उठती हैं। अखिल भारतीय सेवाएं जितने भी IAS हैं वो सब केंद्र सरकार के होते हैं और राज्य सरकार में रहते हैं, वो काम करते हैं, इसके लिए हस्तक्षेप होता है। राज्य सूची के विषय पर अतिक्रमण, जैसे कि राज्य सूची पर केंद्र अपना हस्तक्षेप करता है, उसमें कानून बनाता है, इसको लेकर के भी विवाद उत्पन्न होते हैं। संबंधों के सुधार के प्रयास क्या क्या किए गए। संबंधों के सुधार में समय समय पर बहुत सारे आयोगों का गठन किया गया, जैसे प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 में गठित किया गया। राजमन्ना समिति तमिलनाडु में जो सरकार थी उस समय उन्होंने 1969 में गठित की। सरकारिया आयोग सबसे प्रसिद्ध आयोग था 1983 में, जिसको केंद्र राज्य संबंध में गठित किया गया और उसकी सिफारिशें लगभग कुछ एक छोड़ करके मान भी ली गई थी। 4 आनंदपुर साहिब प्रस्ताव जो पंजाब में श्रोमणी अकाली दल के सरकार के समय में किया गया था। उसके बाद जो हमारे जज साहब थे तुलसी जी, उनके
अध्यक्षता में पंछी आयोग का गठन 2007 में किया गया था। इनने सबने क्या प्रशासनिक सुधार के संबंध में इनको गठित किया गया था और इन्होंने अपनी अपनी रिपोर्टें प्रस्तुत की कि भाई ये करना चाहिए, करना चाहिए। तो इन सबका मिला करके सार मैं कुछ बता रहा हूँ। राज्यपाल की नियुक्ति से पहले क्या होना चाहिए, अगर हम किसी प्रदेश में राज्यपाल की नियुक्ति कर रहे हैं तो वहां के मुख्यमंत्री, संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श ले लेना चाहिए, परामर्श लेकर ही नियुक्ति करनी चाहिए। ये इनकी सिफारिशें थी। केंद्रीय बलों की जो तैनाती की जाती है तो वो राज्यों के परामर्श के बिना ना की जाए, पहले राज्य से परामर्श किया जाए फिर केंद्रीय बलों की तैनाती की जाए। राज्यों को ज्यादा वित्तीय संसाधन दिए जाएं ताकि वो केंद्र पर निर्भर ना रहें, केंद्र पर निर्भर ना रहे, उन्हें इतना वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराया जाए कि वो अपने आप में आत्मनिर्भर हो जाए। अनुच्छेद 356 अंतिम विकल्प होना चाहिए। जब कोई विकल्प ना बचे, कोई सरकार बनाने की कंडीशन में ना हो, बिल्कुल संवैधानिक तंत्र विफल हो, तब हमें अनुच्छेद 356 लगाना है। ये इनकी सिफारिश थी कि अनुच्छेद 356 जो राष्ट्रपति शासन है वो लास्ट विकल्प होना चाहिए। अखिल भारतीय सेवाओं को भी कहा था कि भाई इस तरह की नई सेवाएं और सृजित करी जाए और इनको और मजबूत बनाया जाए ताकि संबंध केंद्र और राज्य में अच्छा हो। राज्य सूची पर अनावश्यक हस्तक्षेप ना किया जाए। जो केंद्र सरकार जो राज्य सूची पर कानून बनाती है उसको अनावश्यक उसको डिस्टर्ब ना करें, अनावश्यक हस्तक्षेप ना करें। तो ये था केंद्र राज्य संबंध के बारे में।